हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके एसके स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का मैथ चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ। आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है समुच्चय। इसको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। तो पहले बताता हूँ कि समुच्चय क्या है, ठीक है। तो समुच्चय का परिभाषा है सिंपल सा कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है या सेट्स कहलाता है। तो क्या है कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। समझा? अभी आपको बताते हूँ कि सुपरिभाषित क्या होता है। सुपरिभाषित का तात्पर्य है कि जैसे, तो सुपरिभाषित को देखते हैं। तो सुपरिभाषित जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि किसी आपके कक्षा, आप क्लास 11th के छात्र हैं, तो उसमें कुल कितने छात्र हैं आपके? मान लेते हैं कि आपके क्लास में कुल 60 छात्र हैं। 7 छात्र दोनों मिलाकर के कुल हैं 60 छात्र हैं। तो अगर यही क्वेश्चन कि आपके क्लास के किसी अन्य लड़के से पूछा जाए जो कि आप ही की क्लास में पढ़ता है, और उसी से पूछा जाए कि बताओ भाई कि तुम्हारे क्लास में इसमें कुल कितने लड़के लड़कियां हैं, तो भी बताया 60। इसी तरीके से हर एक लड़के से अगर पूछा जाए तो अगर एक ही जवाब देता है तो क्या होता है कि वह समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने भी बताया कि आपके क्लास में पूछ ले कि आप कितने छात्र हैं कुल, तो हो गया 60 बता दिए। और इसी तरीके से सबका आंसर अगर सेम आता है तो वही क्या कहलाता है? सुपरिभाषित कहलाता है, ठीक है। जैसा कि सुपरिभाषित आपको समझ आएगा। इसी तरीके से जैसे कि हो गया, किसी से पूछ लेते हैं कि आपके जो ए से लेकर जेड तक के कितने अक्षर होते हैं, तो जिससे भी आप पूछेंगे तो ए से लेकर के जेड तक, तो किसी से भी पूछेंगे तो कितना बताएंगे? सब 26 बताएंगे, ठीक है, 26 बताएंगे। तो उसी तरीके से तो इसमें क्या हुआ कि सभी का आंसर सेम आया। किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे या फिर लड़के से, छोटे बच्चे से पूछेंगे तो बता देगा कि 26 अक्षर होते हैं। तो क्या होता है कि सभी किसी भी चीज़ या वस्तु से, व्यक्ति से पूछने पर जब आंसर सेम आता है तो क्या होता है? सुपरिभाषित कहलाता है, ठीक है। तो क्या हुआ समुच्चय में सुपरिभाषित? आपको समझ आ गया कि क्या होता है सुपरिभाषित, ठीक है। अच्छा, सुपरिभाषित हो गया आपका। अब चलिए संग्रह देख लेते हैं। संग्रह क्या होता है कि कई सारी वस्तुओं को जब एक साथ रखते हैं तो उन सभी का क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है, या फिर उनका कलेक्शन कहलाता है, समूह कहलाता है। तो वही है कि कई सारी वस्तुओं को जब एक साथ में रखा जाता है तो उसको क्या करता है? संग्रह कहलाता है, वस्तुओं का समूह कहलाया जाता है। तो समुच्चय आपको समझ आ गया होगा कि समुच्चय क्या होता है कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। कि यानी कि जितने भी सारे वस्तु मतलब एक साथ रखी हुई हैं उनका सुपरिभाषित संग्रह, यानी कि उनको हर एक व्यक्ति से पूछे जाने पर अगर सभी का आंसर वही आता है तो क्या होते हैं? आपका समुच्चय कहलाती हैं, ठीक है। तो चलिए और बताते हैं कि समुच्चय का सिद्धांत किसने किया था, बताया था इसके बारे में। तो समुच्चय का सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने सन 1845-1918 के बीच में किया था, ठीक है। जो समुच्चय शब्द है इसका सिद्धांत जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने सन 1845 से 1918 में किया था, ठीक। अब आपको समझ आया कि समुच्चय क्या है। समुच्चय विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता
है। तो आपको समझा कि इस चैप्टर का जो नाम है फर्स्ट चैप्टर का आपका समुच्चय, अब उसको समझा कि समुच्चय क्या है, कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो उसके बारे में वही चीज़, जैसा कि आपने उसका बताया है जवाब और वो भी वही बताता है, तो आपका क्या कहलाता है, सुपरिभाषित। और संग्रह को बताई दे कि किसी उसका समूह या उसको एक जगह पे रखना, इकट्ठा करना, तो आपको क्या कहलाता है, वो आपका संग्रह कहलाता है। ठीक, तो अब उदाहरण देख लेते हैं इसका कुछ। ठीक है, उदाहरण की तरफ जैसे कि भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ में कैसे हुआ, जैसे कि किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि जो भारत की नदियों के नाम बताइए। ठीक, भारत की नदियों के नाम बताइए, तो जो व्यक्ति जानता रहेगा वो भारत की जितनी सारी नदियाँ हैं उसका नाम आपको बताएगा। ठीक, जैसे गंगा, कृष्णा, गोदावरी बताएगा, लेकिन उसका ये हो सकता है कि आपने उसका क्रम कहीं और कुछ और बताया और उस व्यक्ति का क्रम कुछ और हुआ, लेकिन जो बताएगा वो क्या हुआ, वो तो सेम ही बताएगा, भले आगे पीछे तो क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया इसका पहला एग्जाम्पल। और दूसरा हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि A to Z में कितने अक्षर होते हैं, ये जितने भी लोगों से पूछोगे सभी का जवाब एक ही आएगा। ठीक, तो क्या हो गया, यह समुच्चय का परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे चलते हैं कि समुच्चय में क्या पढ़ना है। हमें आगे समुच्चय में पढ़ना है समुच्चय और उनका निरूपण। ठीक, समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय का निरूपण, तो पहला है कि समुच्चय को निरूपण यानी समुच्चय को लिखते कैसे हैं। तो समुच्चय को प्रायः इंग्लिश के या फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी कि समुच्चय का जो नाम होता है उसको हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जैसे A, B, C से लेकर Z तक के किसी भी अक्षर को हम कैपिटल लेटर से उसका नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरा है कैसे लिखते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं, उनके अवयव को, यानी कि जो समुच्चय यानी जो उसका समुच्चय का जो नाम है उसके अंदर जितनी भी सारी वस्तुएं रखा हुआ है उन सभी के नामों को हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, दूसरा क्या है, उनके अवयव यानी उनका वस्तु। ठीक, उन सभी को हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब देखिए समुच्चय का निरूपण है उसको दो तरीके से हम लिखते हैं। ठीक, समुच्चय का निरूपण दो तरीके से लिखा जाता है, जिसमें कि पहला विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। ठीक, रोस्टर या सारणीबद्ध विधि को एक ही मतलब नाम इसका अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। इसको आपको बताएंगे बाद में कि क्या होता है रोस्टर और सारणीबद्ध विधि। ठीक, तो दूसरा हेडिंग है आपका कि समुच्चय निर्माण रूप विधि। ठीक, समुच्चय निर्माण रूप विधि, यह है आपका दूसरा। समुच्चय निर्माण, समुच्चय और उनका निरूपण दो तरीके से किया जाता है। पहला विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप विधि। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ समुच्चय के उदाहरण बता देते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समुच्चय का निरूपण कैसे होता है और समुच्चय का उदाहरण क्या है, कैसे समझ आएगा। तो जैसे कि होता है आपका कि यह हो गया आपको, मान लेते हैं इसका समुच्चय का पहला क्या होता है कि समुच्चय का जो नाम होता है, समुच्चय को हमेशा इंग्लिश के बड़े लेटर से लिखते हैं। ठीक, तो जैसे कि हो गया आपका यह A, E, I, O, U, यह सब आपके क्या है, यह सब आपके स्वर है। ठीक, एक उनका क्या है, समूह है यह। ठीक, समुच्चय का क्या है, समूह है। तो जैसा मैंने बताया कि समुच्चय का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, ए है, और इसमें जो अवयव है यानी वस्तु है, सामान जो है, उसका हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, यह आपका एक उदाहरण हो गया। और जैसे कि हमने आपसे पूछा कि आप अपने फेवरेट कोई
3 टीचर के नाम बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं और जो आप जिनसे पढ़ते हैं अपने स्कूल में, उनको आपको अच्छे लगते हैं उनका नाम बताइए। तो मान लीजिए आपके स्कूल में जो नाम होंगे, जो टीचर का नाम होगा, तो आपका किसी का नाम हो गया, जैसे सुनील किसी को पसंद है, सुनील नाम के जो सर हैं मान लो विज्ञान पढ़ाते हैं वह पसंद है, और किसी को दूसरे मान लो दूसरा नाम हो गया कुछ, तो वो मैथ उनको पसंद है। तो ऐसे हो गया क्या, ऐसे आप 3 लोगों का नाम बता देंगे, ठीक। और अब किसी और से मैं पूछूंगा तो अपने वो फेवरेट टीचर का नाम बताएगा, तो क्या हुआ कि ये तो आपका हुआ, लेकिन वो बताया क्या उसका अलग होगा, तो ये आपका समुच्चय नहीं हुआ। लेकिन समुच्चय क्या है कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, विभिन्न वस्तुओं का, यानी कि जो उसका सभी का जवाब एक आए, तो आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय, ठीक है। और आपको उदाहरण बता दूं कि जैसे कि हमने बोला कि 42 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब 42 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 21, ठीक। उसके बाद यह आपका 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से करेंगे, 3 सते 21, फिर 7 से, तो इसका 42 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 7, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। यही आंसर आपसे पूछूंगा तब भी आप यही आंसर आपका होगा, और किसी और से ही पूछूंगा तो उसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा। तो क्या मतलब, हमारे कहने का मतलब यही है कि हर एक किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए, अगर उसका आंसर सेम है तो वहीं आपका क्या हो गया, वहीं आपका समुच्चय हो गया, ठीक है। समुच्चय का परिभाषा यही है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे है कि सदस्य को दिखाने के लिए यूनानी प्रतीक, इसे एप्सिलॉन कहा जाता है, एप्सिलॉन का ऐसे चिन्ह है, ठीक है, एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। अब सदस्यता को दिखाने के लिए क्या तात्पर्य है, इसको मैं बता दूं। जैसा कि हमने आपको पहले उदाहरण एक बताया था कि उसका नाम क्या था, जैसे कि ए बराबर हमने क्या लिखा था, ए ई आई ओ यू, ठीक। तो ए में क्या क्या शामिल है, ए भी शामिल है स्मॉल लेटर का, ई भी शामिल है, आई भी शामिल है, ओ भी शामिल है, ओ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ई ए समुच्चय, ए नाम वाले समुच्चय में ई शामिल है, तो इसको दिखाने के लिए आप क्या करेंगे कि ई के बाद ऐसे करके यहाँ ऐसे एप्सिलॉन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद ए लिख देंगे। तो आपको क्या दर्शाता है कि जो ई है, ई ए नाम वाले समुच्चय में शामिल है, ठीक है। अगर कहा कि कोई पूछा आपसे कि जो डी है क्या ए नाम वाले में शामिल है, तो आपका यहाँ क्या है कि कहीं डी दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो अगर डी नहीं दे रहा है तो क्या होगा, यह आपका सीधे यहाँ एक ऐसे पाई खींच देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ आप इसमें इसका जो क्या समूह है उसमें डी शामिल नहीं है। तो यही था कि सदस्यता को दिखाने के लिए यूनानी प्रतीक, यह यूनान का चिन्ह है, यूनान द्वारा लिया गया है, मतलब दिया गया चिन्ह था, लिया गया चिन्ह है एप्सिलॉन, जिसका नाम है यूनानी नाम है। तो उसी को सदस्यता दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इससे फिर पूछा कि ये क्या ओ आपका ए नाम वाले समुच्चय में शामिल है, तो आपका शामिल है, तो आपको यहाँ ऐसे करके चिन्ह लगा देंगे, यहाँ आपका ए हो जाएगा। तो ए नाम वाले समुच्चय में वो आपका क्या है, शामिल है। मतलब कि जो शामिल रहेगा उसको इस चिन्ह के द्वारा आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, तब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।